डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। फिर हमने यहाँ एक रॉड देखा गुड कंडक्टिंग, और आप एक छोटे से टुकड़े के लिए कंडक्शन के लॉ को आपने अप्लाई किया। अब मुझे ये बताइए, कंडक्शन का लॉ याद है मैं, या उसे और 2-4 बार 10 बार लिख के याद करवाऊं? याद हुआ है या अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा? अच्छा चलिए, जिनको ये नहीं याद वो ये वाला याद रखते हैं, dq by dt इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय आर। अरे टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस तो याद होगा। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखते? वो T1 माइनस T2, और नीचे क्या आ जाता? रेजिस्टेंस 1 बाई के एल दैट इज dx बाई ए। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो यूनिफॉर्म एरिया मान के चल रहे हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। और ये इसी फॉर्मेट में तो आ गया, चेक ना करिए, के ए T1 माइनस T2 बाई dx, वही तो फॉर्मेट आ गया। और आप यहाँ देखिए माइनस साइन यदि कॉमन ले लें तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने पे, तो उसको हम लोग dt कह दे सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर जब आएगा तो उसके लिए क्या टर्म हम लिख देते हैं? dt। और dt बाई dx ये आ जाएगा माइनस के ए dt बाई dx, माइनस के ए dt बाई dx। कृष्णा, वो चार्जिंग में भी लगा दो लैपटॉप को। अब यहाँ आप ये सोचें कि यदि हमारे सामने कोई रॉड है और रॉड के किसी एक सेक्शन में जाते हैं और वहां हीट फ्लो का हम इक्वेशन देखते हैं, तो हीट फ्लो का जो इक्वेशन इस dx टुकड़े के लिए हम देख रहे हैं वो h कितना आ गया है? के ए माइनस के साथ dt बाई dx। ये हीट फ्लो का हम लोगों ने देखा एक इक्वेशन, एक छोटा सा सेक्शन लेके। चूंकि मैं इसमें dt बाई dx दिख रहा है इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कह रहे हैं। इसको इधर कनेक्ट करना और इसको इसमें व्हाइट वाला हटा, व्हाइट वाला हटा देना, ये लगा लो उसमें, इसको नीचे या ऊपर से रख लो। यहाँ चेक करिए dt बाई dx जो है ये कितना आ गया? k बाई h, h बाई k, सॉरी h बाई k। और आप इसको dt बाई dx को कहते हैं स्लोप। dt बाई dx जैसे dy बाई dx होता था वैसे dt बाई dx क्या हो गया? स्लोप। अब ग्राफिकल क्वेश्चंस कुछ होंगे, उनको सॉल्व करते वक्त इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे यहां चेक करिए, मुझे ये बताइए कि यदि एक सिरे पर रॉड के, सर एक बार पिछला पेज दिखा दो। हाँ आप नोट कर लें इसे, पिछला पेज कंप्लीट है सबका? ठीक हो गया सर। अब मुझे ये बताइए कि यदि आपसे ये मैं पूछता हूं कि रॉड में हीट फ्लो कर रहा है और यहां देख रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि इस रॉड के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर T और लेंथ x का ग्राफ बनाते हैं, तो टेम्परेचर T और लेंथ x का यदि ग्राफ बनाते हैं तो आपको क्या लगता है बीच में कितना टेम्परेचर आता होगा? ये 100 ही रहेगा या 50 डिग्री? और इधर और आगे जाएंगे उसके बीच में कहीं 25, इसे 50 और 100 के बीच में कहीं 75। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर होगा, क्या ऐसा मैं फील करूं? तभी तो हीट कंडक्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है कंडक्ट करने के लिए। ये कहलाता है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब वो होता है जिसमें रॉड क्या कर रहा है, एक तरफ से हीट ले रहा है हर एक सेक्शन और अगले सेक्शन को वो दे रहा है, अपने पास कलेक्ट करके नहीं रख रहा।
तो हमारा जो सिलेबस है उसी की बात करता है, स्टडी स्टेट की बात करता है, उसी में हम ये लॉ लगाते हैं कि के डेल्टा थीटा बाई एल या h इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स या h इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर या डेल्टा थीटा बाई आर। तो ये जो रूल हम अप्लाई करते हैं जब ये कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ऐसा सिचुएशन है उसी केस में, और वही स्टडी स्टेट कहला रहा है। अब मुझे बताइए ये ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, क्योंकि एक सिरे पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे सिरे पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो ये, और यहां आप एल लेंथ तक की बात करते हैं, तो ग्राफ तो या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, इनमें से सारे पॉसिबल हैं। कौन सा ग्राफ ठीक रहेगा टी और लेंथ के हिसाब से, जो टेम्परेचर के वेरिएशन की हम बात करते हैं? तो याद करिए, इसमें जो हीट फ्लो हो रहा होगा, हीट फ्लो का इक्वेशन अभी अभी हमने क्या देखा, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। और यहां से हमने स्लोप के बारे में क्या चर्चा की, स्लोप के बारे में चर्चा की, बहुत बढ़िया सोम, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एच बाई के। तो जो स्लोप है, ये स्लोप दिख रहा है लेस देन 0, निगेटिव स्लोप दिख रहा है, निगेटिव, और स्लोप दिख रहा है कांस्टेंट स्लोप, ये स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्लोप का मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा ये क्लियर है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट केवल स्ट्रेट लाइन के लिए देखते हैं, कर्व होता है तो हर एक अलग अलग पॉइंट पे स्लाइड करने में अलग अलग मजा आएगा, तो अलग अलग स्लोप हम कहते हैं। तो यहां हम हटा रहे हैं इन दोनों को, करेक्ट ये ग्राफ बनेगा। तो ग्राफिकल क्वेश्चन के सोचते वक्त ऐसे हम काम करने वाले हैं कि ये dt बाई डी एक्स, ये माइनस एच बाई के, यही है गाइडिंग रूल, जिससे मुझे स्लोप का आइडिया मिलेगा। h है वो तो मैंने कहा सीरीज में एक ही रहेगा, h तो कांस्टेंट, अब h कांस्टेंट है तो k मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो भी कांस्टेंट, और a वो भी यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो हम कह देंगे कि ये कांस्टेंट है स्लोप, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन, निगेटिव इसका मतलब ये, और वैसे भी तो मुझे पता ही है कम हो रहा है, तो ऐसे ही तो आएगा। आप सोचें, ये डायग्राम बन गया, हाँ बना लो, आराम से बना लो। अब यदि हम लोग देखते हैं इस जगह कि अलग अलग मटेरियल के दो रॉड हैं, ठीक ना, तो ध्यान से देखिए, यहां पर K और यहां है 3K, ये भी L लेंथ और ये भी L लेंथ, यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में मुझे पता है कि पहले सेक्शन और दूसरे सेक्शन, दोनों सेक्शन में K अलग अलग है, तो जहां K ज्यादा होगा वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, तो याद करिए स्लोप जो देखते हैं माइनस एच बाई के, कम हो जाएगा। तो जहां K ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, वहां स्लोप कम हो जाने वाली है, मैग्नीट्यूड वाइज, माइनस तो मैथमेटिक्स मत लगाइएगा, मैग्नीट्यूड वाइज जहां K ज्यादा वहां स्लोप कम। तो आप ऐसे देखते हैं, आना तो है ये टेम्परेचर को, आना तो है टेम्परेचर को ये x के अलोंग 100 से 0 तक, तो आधे सेक्शन का, पहले वाले सेक्शन का स्लोप ज्यादा और बाद वाले सेक्शन का स्लोप कम। दो सेक्शन आपने बनाए, पहले वाले सेक्शन का स्लोप ज्यादा, देखिए यहां से यहां तक जो स्लाइड करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और इधर से इधर जाकर जो स्लाइड करेंगे तो कम मजा आएगा, स्लोप कम।
तो जहां के ज्यादा वहां स्लोप कम। ऐसे हम ग्राफिकल क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। स्लोप को आप सर आपने कैसे डिसाइड किया इतना ही स्लोप? इतना ही नहीं, मुझे 4 ऑप्शन में से एक चुनना होगा, तो इतने ही बेसिस पे हम चुन लेंगे कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और स्लोप में अंतर आएगा दोनों सेक्शन में। क्यों अंतर आएगा? क्योंकि के अलग अलग था। यदि ऐसा होता, ये ग्राफ बन गया। यदि ऐसा होता कि आप एक रॉड देख रहे हैं जिसकी खासियत क्या है, इसकी एरिया बढ़ती चली गई, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और लेंथ ये एल ही। अब इनमें यदि हम बात करें कि इनमें टी और एक्स का ग्राफ कैसे बने, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको क्या लगता है इनमें ऐसे ग्राफ बना दूं या ऐसे बना दूं या ऐसे? तीनों में से कोई एक ऑप्शन, 1 2 3। तो ध्यान से देखिए, स्लोप dt बाई डी एक्स माइनस एच बाई के, तो जैसे जैसे ए इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। ए बढ़ता गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन राइट साइड की तरफ आने पर, तो आपने हीट फ्लो का रेट तो कांस्टेंट ही देखना है सीरीज होने के कारण। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ता देखेंगे वैसे वैसे स्लोप क्या होता देखेंगे, कम। तो कौन सा ऐसा है जिसमें स्लोप कम हो रहा है? 1 2 3 में, 1 वाले में। 1 वाले में यदि स्लोप कम होता जा रहा है तो ये दोनों हटा लो, ये ग्राफ जो बन जाएगा वो ग्राफ बनेगा 100 डिग्री से शुरू होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप आएंगे और ये ऐसे कम होते हुए जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, स्लोप कम होता दिखना चाहिए। 4 ऑप्शन इतने अलग अलग देंगे कि वो आपके समझ में आ जाएगा तुरंत। सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया? अरे यार स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप कांस्टेंट हो जाता। सर ये निगेटिव, हाँ स्लोप तो निगेटिव ही होना है क्योंकि माइनस एच बाई के चल रहा है आपका स्लोप का इक्वेशन। तो इस आइडिया का यूज ग्राफिकल क्वेश्चंस को एनालाइज करने में हम करने वाले हैं। एक बार और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने 3 रॉड को एक साथ एनालाइज करने की सोची, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड और ये तीसरा रॉड। आराम से देखिएगा, ये के, ये 2K, ये 3K, ये एल 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 लेंथ वाले, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, यहाँ 0 डिग्री, ऐसा ही कुछ मान लो। अब बताओ इनका यदि ग्राफ बनाते तो ये ग्राफ टी और एक्स वाला कैसा आता? टी और एक्स का ग्राफ कैसा आने वाला है ये हम देखते हैं। टी और एक्स का ग्राफ देखना चाहते हैं। 3 रॉड ले लो, आप यहां देख लें, इस पे 3 रॉड कंटिन्यूअस एक के बाद एक, एल 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 लेंथ का, 3 रॉड एल 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 लेंथ का, 3 रॉड एल 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 लेंथ का आप ले लें और उन रॉड के एक तरफ 100 एक तरफ 0 दिख रहा है और इनका टी एक्स ग्राफ बनाने की हम सोचते हैं। तो स्लोप के लिए फिर से हमारे दिमाग में क्या आएगा? स्लोप कहते ही आएगा माइनस एच बाई के। जैसे जैसे के बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाता है। तो कितने टुकड़े में ग्राफ बनने वाला है? 1 2 या 3? 3 टुकड़े। सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ होगा? पहले वाले पार्ट में सबसे ज्यादा स्लोप होगा, पहले वाले पार्ट में सबसे ज्यादा स्लोप का ग्राफ बनेगा। और ये मान लो पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट और ये तीसरा वाला पार्ट। देखिए स्लोप कम होता गया। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए ये स्लोप का आइडिया हम यूज करने वाले हैं। एक आता है ट्रंकेटेड कोन। आइसक्रीम वाले कोन को बीच में कहीं कट कर दे तो ऐसा एक डायग्राम आएगा जिसके 2 रेडियस दिखेंगे क्रॉस सेक्शन के।
R1 R2, और इसका जो लेंथ है, इसका जो ये लेंथ है L, सेंटर से यहां तक का लेंथ। और हम जानना चाहते हैं कि इसके हीट फ्लो के लिए क्या इक्वेशन लिखा जाए। तो इसमें यदि यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो आपके मन में विचार आएगा कि हीट फ्लो के लिए लिख देंगे डेल्टा थीटा बाय आर, और आर लिखते वक्त दिमाग में आएगा, आर लिखते वक्त 1/k L/A लिख दें, और ए लिखते वक्त आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, भाई R1 स्क्वायर्ड लिखूं या R2 स्क्वायर्ड लिखूं, क्योंकि रेडियस तो बदल रहा है। तो रेडियस बदल रहा है तो इसका मतलब क्या करना होगा, इसमें बहुत से छोटे छोटे सेक्शन बना देंगे हम, किसी एक सेक्शन का लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि रेडियस कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है। मैथमेटिक्स का वो एस्पेक्ट लगाने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट एक ऐसा आएगा जो हमें याद रखना बड़ा आसान लगता है। पाई आर स्क्वायर्ड के बदले लिख देते हैं पाई R1 R2। इसका जो रिजल्ट आता है कैलकुलस अप्लाई करने के बाद, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाता है, कैसे कैलकुलेट करने का सोचा हमने, एक छोटा सेक्शन लेंगे, एक सेक्शन का हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस, वो dx टुकड़ा लेके, और फिर उस रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर जाके ये रिजल्ट आता है। तो जब हम कंटिन्यूअस किस तरह वेरिएशन देख रहे हैं, रेडियस R1 से बदल करके R2 हो गया, और मटेरियल का कंडक्टिविटी है K, तो फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, R इक्वल्स टू 1/k L/A में, एरिया के लिए पाई R1 R2। ट्रंकेटेड कोन है, कोन सॉलिड लेके उनको आपने कट करके एक टुकड़ा हटा दिया वर्टेक्स के साइड से, तो ये बन जाएगा, और इनके लिए हमने रेजिस्टेंस का लिखने का फॉर्मूला देखा। ये ऊपर बाय कैलकुलस अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। यहां पर ये जो है ये है रिजल्ट, एलिमेंट डिस्क लेंगे, बहुत से डिस्क होंगे। अब यहां दूसरा देखिए, आपने एक कोक की बोतल परचेज की, और वो आज नहीं गर्मी के मौसम में, तो कोक वाले ने बाहर पिछला से पेज दिखा दो। हो गया। कोक की बोतल परचेज की, और वो भी गर्मी के मौसम में, और वो दुकान वाले ने आपको कोक दे दिया, बाहर में रखा हुआ 3 वाला कंटेनर था, तो टेम्परेचर तो वही 45 डिग्री सेंटीग्रेड का कोक मिला आपको, आप तो बड़े खुश होंगे, तुरंत 20 रुपये के बाद 10 रुपया टिप दे देंगे, वाह यार क्या शानदार कोक दिया तुमने मुझे। या दूसरा ऑप्शन है कि उसको कहना, भाई तू ये कोक भी रख और ये 20 रुपया भी रख, मैंने भी पी लिया, बहुत बढ़िया। या तीसरा ऑप्शन है किसी दूसरे दुकान में चलते हैं। तो सोचो, अब आप जिस दुकान में गए, आज जिस दिन टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है एटमॉस्फेयर की, और आपने कोक परचेज किया, एकदम चिल्ड, फ्रीजर से निकाल के, आपको फ्रीजर नहीं फ्रिज से निकाल के देता है, और कोक का टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आज मत सोचना आज तो 10 डिग्री लगेगा, बेकार है, इससे अच्छा तो बाहर वाला कोक ले लूं, वही है 5 डिग्री पे। तो आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का कोक देख रहे हैं और बाहर देख रहे हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टीन का कंटेनर है। तो यदि कुछ देर आप इसको छोड़ दें रूम में गर्मी वाले मौसम में, तो क्या ये टेम्परेचर 10 डिग्री मेंटेन रह पाएगा कोक का? क्या होगा? नो सर। बढ़ेगा टेम्परेचर और या कम हो जाएगा? 10 से 5 डिग्री हो जाने वाली है, बढ़ जाएगा सर। तो यहाँ पर ये जो टीन का कंटेनर होता है, तो आप क्या सोचते हैं कि आज मैंने कोक का एक कंटेनर खरीदा, कोक पी लेते हैं, और ये टीन का कंटेनर है, इसको बेच करके फिर से 20 रुपया कमा लेंगे? क्या इतना ज्यादा अमाउंट वहां कंटेनर में टीन का अमाउंट मौजूद रहता है, या बहुत पतला सा लेयर होता है? बहुत पतला सा लेयर। यदि बहुत पतला लेयर है तो ध्यान दीजिएगा, ये है R रेडियस, और ये है H हाइट, और ये
थिकनेस जो कह रहा है, ये थिकनेस कह रहा है टी, टीन का थिकनेस कह रहा है टी। अब मुझे ये बताइए कि कोक के कंटेनर के थ्रू जो हीट बाहर आता होगा, कोक के कर्व सरफेस से जो हीट बाहर आता होगा, सर्कुलर वाला अलग से सोच लेंगे, अभी मैं केवल कर्व सरफेस, वर्टिकल वो जो कर्व सरफेस देख रहे हैं उससे बाहर आने वाला जो हीट का रेट का आप देखते हैं, इसे कहते हैं रेडियल हीट फ्लो। रेडियल हीट फ्लो, रेडियल हीट फ्लो, जो ये रेडियस के लॉन्ग हीट बाहर आ रहा है, इस हीट के आने के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ये थीटा है, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो आप यहां रेडियल हीट फ्लो, जो ये हीट, ये एच के बदले स्मॉल एच कह देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो इसमें कि वो एच हीट फ्लो का रेट हम लिखा करते थे। ये जो बाहर आता देख रहे हैं dq बाई dt, इसका वैल्यू कैसे लिखा जाए? तो आपको तो पता है हीट फ्लो का रेट सॉल्व करते वक्त हम कैसे लिखा करते थे? डेल्टा थीटा बाई आर, और आर के लिए क्या लिखते थे? 1 बाई के एल बाई ए। बताइए यहाँ 1 बाई के तक तो ठीक है, के टीन के लिए आप सोच लेंगे जो मटेरियल है। बताइए एल क्या लिखेंगे और एरिया क्या लिखिएगा? एरिया कौन सा लीजिएगा हीट के फ्लो का? तो जिधर हीट जा रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया ना, वो सरफेस एरिया जिससे हीट निकल रही है। तो वो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। और एल जिस लेंथ में हीट जा रहा है वो यहां पर क्या हो जाएगा? थिकनेस टी। मेटल में कितने लेंथ में हीट गया? तो टी थिकनेस है, उतने में हीट गया। लेंथ के बदले क्या आ जाएगा? थिकनेस, उसी से तो हीट जा रहा है। तो आप जो यहाँ हीट फ्लो का लिख रहे होंगे इक्वेशन, उसमें एरिया को फील करो, कौन सा एरिया और वो एल कौन सा, लेंथ कौन सा। तो आप बर्तन के, कंटेनर के कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं ना, कर्व सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एच। एच है हाइट ऑफ द कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर, और लेंथ, जिस लेंथ में हीट गया मेटल से होके, दैट इज थिकनेस। ठीक है, तो रेडियल हीट फ्लो में ये आइडिया आप यूज करते हैं। लेकिन ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आपको पता है कि बहुत थिन लेयर है कंटेनर का। सर ऐसा क्यों? अच्छा सोचो, यदि थिक लेयर होता मेटल का तो क्या आउटर सरफेस और इनर सरफेस एरिया एक जैसा रह जाता? आराम से सोचिए, यदि थिक कंटेनर होता तो क्या आउटर सरफेस और इनर सरफेस एरिया एक जैसा होता? और यदि नहीं होता तो कौन सा एरिया आप यूज करते? तो कहानी कंफ्यूजन वहां शुरू हो जाता, फिर हमें कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ता, कैलकुलस का हेल्प लेना होता। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। रेडियल हीट फ्लो का ये सिंपल सा आइडिया था। कोक वाला बोतल आप देखो, थिन होता है, और उनसे जो हीट बाहर आया, वहां जो कंडक्शन हम लिखेंगे वो ये है, टीन से, कंटेनर से बाहर आने वाला हीट। अच्छा सोचो, कंटेनर यदि स्फेरिकल होता तो? आपने एक नई कंपनी लॉन्च की कोक के बदले, और उसमें आपने सोचा अरे लोगों ने सिलिंड्रिकल कंटेनर देख देख के परेशान हो गए, स्फेरिकल कंटेनर में मैं कोक दूंगा। मान लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अब इसमें इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस रखते हैं कम, वही थिकनेस कर देते हैं टी, बहुत थिन है, और रेडियस कर देते हैं आर। अब यहां भीतर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेडियल हीट फ्लो यहां भी है, रेडियल हीट फ्लो। देखिए रेडियस के अलोंग हीट को बाहर जाते, ये थीटा है, यहाँ थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, हीट के बाहर आने का जो रेट होगा dq बाई dt, ये कैसे लिखोगे? डेल्टा थीटा बाई आर। और आर क्या लिखते हैं हम लोग?
1 बाई के एल बाई ए। अब बताओ ए के बदले क्या लिखना ठीक रहेगा? ए के बदले, बहुत बढ़िया, स्फेरिकल सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर। और वो एल के बदले थिकनेस ऑफ द स्फीयर। ओके, रेडियल हीट फ्लो की हम बात कर रहे थे, रेडियल हीट फ्लो की हम बात कर रहे थे। यदि एरिया इनर और आउटर अलग अलग हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो उनमें, R1 और R2, और ये है मटेरियल आयरन मान लो, भीतर थीटा, बाहर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यहां भी तो हीट आता देखेंगे आप, आयरन के थ्रू जो हीट आया बाहर, उनके लिए हीट बाहर आने का रेट कैसे सोचें आप? फिर से वही डेल्टा थीटा बाय आर। आर क्या लिखेंगे? 1 बाई के एल बाई ए। इसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया था? 1 बाई के थिकनेस बाई ए। अब याद करो, कैलकुलस अप्लाई तो करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 1 बाई के थिकनेस में लिख देता हूं R2 माइनस R1, तो क्या ये पसंद आ जाएगा आपको? थिकनेस क्या लिख देता हूं? R2 माइनस R1। और नीचे एरिया के लिए क्या लिख रहा हूं? 4 पाई आर स्क्वायर के बदले 4 पाई R1 R2, क्योंकि R1 और R2 में कौन सा स्क्वायर, तो वो कैलकुलस से ऐसा मिल जाता है R1 R2 आर स्क्वायर के बदले। क्या याद रखा जा सकता है ये भी? तो कैलकुलस अप्लाई करते हैं, एक थिन स्फेरिकल ले लेते हैं आर डिस्टेंस पे, डी आर रेडियस थिकनेस वाला, उनका रेजिस्टेंस लिखकर इंटीग्रेट करते हैं और फिर ये रिजल्ट आता है। तो आर जो यहां लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं 1 बाई के। हाँ बोलो। ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा? यदि आप याद रखते हैं तो तुरंत आपके 1 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो एग्जाम में 1 मिनट में पहले आप कैलकुलस अप्लाई करके डिराइव करेंगे। उसके लिए 12th में कैलकुलस का पहले 1000 क्वेश्चन बना लो तो मास्टरी हो जाएगी। ओके। थिकनेस के लिए पहले सोचो, थिकनेस समझ में आ जाएगा ना। और एरिया के लिए आप खुद ही सोचना ना, 4 पाई आर स्क्वायर में मैं कौन सा आर लूं, तो दिमाग में आ जाएगा यार R1 R2 ले लेता हूं, याद रखने के लिए। कैलकुलस अदरवाइज अप्लाई करेंगे। सर एक बार तो कम से कम कैलकुलस बता दो। हाँ यार, मैं कौन सा मना करता हूं। ले मान लो ये x डिस्टेंस पर गए और dx थिकनेस का एक थिन ले लिया शेल, और इस dx थिकनेस में जो रेजिस्टेंस लिखूंगा उस रेजिस्टेंस को dr कह देता हूं, कैपिटल वाला r रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहा हूं। dr हमने लिखे 1 बाई के dx बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर। एरिया के लिए देखो क्या लिखा है, 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है उस थिन शेल का? x। ठीक है, एरिया के लिए। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दें? इंटीग्रेट कर दें 0 से r, पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। या ऐसे ही dr लेकर के हम समेशन करेंगे, क्योंकि सारे जो ऐसे सेल होंगे उन सब से एक ही हीट गुजरेगी, तो सीरीज में कहलाएंगे। तो इनका समेशन दे देगा r, और इंटीग्रेट करते वक्त x का वैल्यू R1 से कहां तक जाएगा? R2 तक। तो ये इंटीग्रेशन जो करना जानते हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। R1 से R2 तक सॉल्व कर लो, ये वही आ गया जो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, ये R वही R आ गया 1 बाई के R2 माइनस R1, क्योंकि अगला वाला R जो लिखेंगे 1 बाई के 4 पाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। आप सॉल्व कर लेंगे, R हो जाएगा 1 बाई के R2 माइनस R1 4 पाई
4 पाई R1 R2। तो आप इंटीग्रेट करके देखेंगे तब भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों में कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे इंटीग्रेशन आता है, मैं याद नहीं करूंगा, एग्जाम में डिराइव करूंगा। ये रास्ता है, डिराइव कर लेंगे। सब इस चक्कर में मत रहना कि मैं तो डिराइव ही करूंगा, न्यूटन से मैं कम थोड़े ना हूं। तो उसको 24 साल लगा कैलकुलस डेवलप करने में न्यूटन को। वही बात नहीं, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए डिराइव करने की, लेकिन फाइनल रिजल्ट यार दिमाग कोई कंप्यूटर का और वो टैब का और मोबाइल का मेमोरी थोड़े ना है कि भर जाएगा तो मैं अपना नाम कैसे याद रखूंगा। इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, उसमें आप जितनी डाटा चाहे रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। तो इस चक्कर में मत रहना सर मैं दिमाग भर लूंगा अभी, फिर बाकी बातें कैसे याद रहेंगी। आइंस्टीन का भी दिमाग केवल 5% यूज हुआ, बाकी तो ऐसे ही खाली चला गया। तो आप भी उतना तक पहले कर लो ना, उसके बाद सोचना क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आप यदि इसी आइडिया को देखें तो एक रेजिस्टेंस में एक आइडिया और आता है। जैसे हम बात करते थे आर सीरीज, R1 प्लस R2, आर पैरेलल, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सब आइडिया आपके पास था। इसी तरह जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाता है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कभी कभी ये क्वेश्चन दिख जाएगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट में दिख जाता था। और ये दो फॉर्मूले होते थे, इन्हीं को हम बार बार मैनिपुलेट करते थे। अब यहां पर क्वेश्चन में रूप बदलता है, आपसे पूछा जाता है फाइंड इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी के। आपको इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी बताने को कहा जाता है, और मान लो आपके सामने में ये रिलेशन आ रहा है, ध्यान देना, एरिया ए, लेंथ L 3L, ये K 2K, ये आपके सामने आ रहा है। और इसके लिए आपसे कहा गया K इफेक्टिव क्या होगा बताओ। यदि आपसे ये K इफेक्टिव बताने को कह दिया जाए तो कैसे काम करेंगे। इसका मतलब ये जो दो रॉड हैं ये अलग अलग मटेरियल के हैं, इनके बदले एक नया मटेरियल कितने के वाला लिया जाए कि उतना ही हीट फ्लो हो जितना इस रॉड के थ्रू अभी हो सकता है। तो के इफेक्टिव, आर इफेक्टिव नहीं पूछ के क्या पूछ देता है, के इफेक्टिव बताओ। तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, इसी रॉड के ज्योमेट्री का, इसी रॉड के ज्योमेट्री का एक नया के इफेक्टिव वाला रॉड लेना है, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा और इनके जो रेजिस्टेंस है R1 R2, इन दोनों को बराबर कर देना है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इफेक्टिव का मतलब कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस उतना ही मिले जितना ये इन दोनों का सीरीज में हम देख रहे थे। यहां टेम्परेचर बता देगा जिससे आपको ये आसानी हो समझने में कि हीट कहां से कहां जा रही है। तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा ये सीरीज में है या पैरेलल में है। और सीरीज में जब है एक ही हीट गुजर रहा है तो इसका मतलब है हमें फॉर्मूला पहले से पता है, आर इफेक्टिव R1 प्लस R2। तो जो नया मटेरियल हमने देखा वो के इफेक्टिव वाला लिया, ज्योमेट्री साइज उतना ही रखेंगे नए वाले मटेरियल के रॉड का जितना ये गिवन में सिस्टम है ज्योमेट्री का, मतलब लेंथ 3L, एरिया A और के इफेक्टिव। अब देखिए आर इफेक्टिव कैसे लिखेंगे बालक, कितना कितना लेंथ दिया गया है देखना ध्यान से। अच्छा हाँ 3L और L है, थैंक यू। 4L, 3L और L दिया गया है, 4L लेंगे, 3L प्लस L, यहां 4L। अब यहां चेक करिए 1/K इफेक्टिव 4L/A, और R1 के लिए 1/2K L/3L/A, और R2 के लिए 1/K L/A। चेक करो कट पीट के क्या आ रहा है, 4/K इफेक्टिव 3/2K प्लस 1/K, L/A हर एक जगह से कट पीट गया। अब एलसीएम ले लो, 5 8/5, के इफेक्टिव हो गया 8/5, 8K/5, के इफेक्टिव आ गया।
के इफेक्टिव निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस कुछ दिख जाते हैं। पिछले पेज पे अभी और रुकेंगे क्या? मैं एक बार और कैलकुलेट करके समझाऊं ये के इफेक्टिव? नो सर। नो सर। अब चेक करते हैं एक नेक्स्ट आइडिया। अपने पास